ये लड़का चोर है। इसने मोबाइल फोन चुराया है। सर, ये गंजा आदमी झूठ बोल रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाटकीय और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में ये एक सीधे साधे कोर्टरूम ड्रामा जैसी लगती है। हाँ, एक 15 साल का लड़का है, उस पर चोरी का इल्जाम है और उसे जज के सामने पेश किया जाता है। पर आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। हमारा मकसद है इस कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखना और ये समझना कि जब न्याय देने वाला सिस्टम ही नाकाम हो जाए तो क्या होता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये हमारे सिस्टम की दो अलग अलग परतों को दिखाती है। दो परतें कैसे? देखिए, एक है औपचारिक न्याय, मतलब कानून, प्रक्रिया, सबूत, और दूसरी है, कह सकते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय जहां नुकसान की भरपाई और रिश्तों को सुधारने की कोशिश होती है। अच्छा। और इस कहानी में ये दोनों परतें एक दूसरे से टकराती हैं और वहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं। हाँ, व्यवस्था की नाकामी से। बिल्कुल। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है अमन, एक 15 साल का लड़का जो कबाड़ बीन कर अपना गुजारा करता है। और उसकी हालत का जो वर्णन है वो बहुत मार्मिक है। फटे पुराने कपड़े, पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें और कंधे पर एक बोरी। कहानी में बताया गया है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए उसे उस दिन थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। और वो अपना काम कर रहा है, तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे रोकता है। और यहीं पर कहानी का पहला और सबसे अहम मोड़ आता है। इंस्पेक्टर को पास की एक दुकान से मोबाइल चोरी होने की खबर मिली है। वो अमन को देखता है और बस उसे चोर मान लेता है। हाँ, यहाँ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक धारणा है। ये समाजशास्त्र में जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक मिनट, ये कन्फर्मेशन बायस को थोड़ा और समझाएंगे? क्या इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्टर असल में चोर नहीं ढूंढ रहा था? वो चोर ढूंढ रहा था, पर वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसकी नजर में चोर जैसा दिखता हो। अच्छा, बिल्कुल सही। उसका दिमाग पहले ही तय कर चुका है कि अपराधी कैसा दिखेगा, गरीब, मैले कुचले कपड़ों में, शायद सड़क पर रहने वाला कोई। और अमन उस खांचे में एकदम फिट बैठता है। एग्जैक्टली। तो अब इंस्पेक्टर का काम सबूत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपनी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित करना है। तो वो अमन की बोरी पलटता है और उसमें मोबाइल नहीं मिलता, सिर्फ प्लास्टिक, लोहा, कागज, मतलब कबाड़। लेकिन ये सच्चाई भी उसकी सोच को नहीं बदल पाती। और वो अमन को थाने ले जाता है और उस पर झूठा केस बना दिया जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला है और ये एक सवाल खड़ा करता है जो बाद में जज भी उठाते हैं। क्या गरीबी अब अपराध का संकेत बन चुका है? तो यहाँ व्यवस्था का पहला हिस्सा, पुलिस, तो पूरी तरह से नाकाम हो गया। पूरी तरह से। अब कहानी पहुंचती है व्यवस्था के दूसरे हिस्से में, यानी अदालत में। अमन कटघरे में खड़ा है, डरा हुआ, सहमा हुआ। और इंस्पेक्टर वो पूरे आत्मविश्वास से जज के सामने कहता है कि उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। उसके लिए तो ये एक रूटीन केस है। उसे ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर जज कहानी का रुख बदल देते हैं। वो इंस्पेक्टर की बातों को यूं ही नहीं मान लेते। नहीं, वो एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। तुम्हारे पास से मोबाइल बरामद हुआ? हाँ। और इंस्पेक्टर के जवाब होता है, नहीं, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और जज उसे बीच में ही काट देते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य या अनुमान। और इस एक लाइन से पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, है ना? नहीं, ये पूरी पुलिस जांच पर एक टिप्पणी थी। जज यहां सिर्फ आरोप को नहीं देख रहे, वो प्रक्रिया को देख रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि यहां सबूत नहीं, सिर्फ एक धारणा है, जिसे सबूत का नाम दिया जा रहा है। सही कहा। इंस्पेक्टर के पास सिर्फ एक तथ्य था, अमन की गरीबी, जिसे जज ने सही पकड़ा कि ये सबूत नहीं, सिर्फ अनुमान है। और फिर जज उन सवालों पर आते हैं जो इंस्पेक्टर को पूरी तरह निहत्था कर देते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि क्या एक नाबालिग से जुड़े मामले में बाल कल्याण समिति को सूचित किया गया? हाँ, क्या बच्चे की उम्र की पुष्टि की गई? और ये सवाल बहुत जरूरी थे। क्यों? मतलब ये प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दिखाती है कि इंस्पेक्टर ने सिर्फ गलत धारणा ही नहीं बनाई, उसने कानून का भी पालन नहीं किया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग को पकड़ने की एक तय प्रक्रिया होती है। अच्छा। उसे एक सामान्य थाने में एक वयस्क अपराधी की तरह रखना ये गंभीर चूक है और जज ने इसी चूक को पकड़ा। तो यहाँ केस का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब कटघरे में अमन नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर, उसकी पूरी जांच खड़ी है। बिल्कुल। जज को एहसास हो जाता है कि बच्चे के साथ जबरदस्ती हुई है और फिर वो एक बहुत ही असामान्य कदम उठाते हैं।
वो इंस्पेक्टर को कोर्टरूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। और अब कहानी अपने सबसे अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंचती है। अब तक जज व्यवस्था के प्रतिनिधि थे, पर अब कोर्टरूम में सिर्फ जज और अमन है, और यहां से मामला पूरी तरह व्यक्तिगत हो जाता है। हाँ, जज अमन से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। अमन कहता है कि उसे नहीं पता। उसकी माँ कहती है कि वो बहुत पहले चले गए थे। और ये सुनते ही जज के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आता है। वो फिर अमन का पूरा नाम पूछते हैं। अमन कुमार, और उसकी माँ का नाम सीमा। और जब अमन बताता है कि उसकी माँ कानपुर की है और उनका पूरा नाम सीमा शर्मा है, तो जज के लिए जैसे वक्त रुक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अमन का पिता है। एक पल रुककर स्थिति को समझते हैं। एक अदालत जो निष्पक्षता की जगह होती है, वो अचानक एक गहरे पारिवारिक नाटक का मंच बन गई है। जो जज न्याय करने बैठे थे वो खुद उस कहानी का हिस्सा है। ये एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो अब सिर्फ एक जज नहीं है, वो एक पिता भी हैं। एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को पहली बार एक अभियुक्त के तौर पर देखा है। ये तो किसी भी इंसान को हिला के रख देगा। तो अब वो क्या करते हैं? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो तुरंत अमन की मां सीमा को अदालत में बुलाने का आदेश देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो बीमार हैं, तो वो एम्बुलेंस भेजने का इंतजाम करते हैं और कहते हैं, ये अदालत इंतजार करेगी। यहां उनका जज का अधिकार और एक पिता की बेचैनी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और जब सीमा अदालत में आती है तो सालों से दबा हुआ सच सामने आ जाता है। वो जज को पहचान लेती है। जज पूछते हैं कि वो यहां तक कैसे पहुंची, और वो बताती है कि कैसे जज प्रमोशन के लिए दूसरे शहर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। सालों इंतजार किया, चिट्ठियां लिखीं, पर कोई जवाब नहीं। और फिर जज कहते हैं कि उन्हें बच्चे के बारे में नहीं पता था। इस पर सीमा का जो जवाब है वो इस कहानी की आत्मा है। वो बिना किसी गुस्से के सिर्फ एक गहरी थकान के साथ कहती हैं, क्योंकि आपने जानना नहीं चाहा। ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है कि जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना कितना आसान होता है, लेकिन उनके नतीजे एक दिन आपके सामने आकर जरूर खड़े होते हैं। तो अब अदालत का फैसला आता है। जाहिर है अमन को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है, पर जज सिर्फ यही नहीं रुकते। सही कहा। यहां हमें दो तरह का न्याय देखने को मिलता है। पहला है जिसे हम प्रोसीजरल जस्टिस कह सकते हैं, मतलब प्रक्रियात्मक न्याय। हाँ, इसके तहत जज इंस्पेक्टर के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए विभागीय जांच और निलंबन का आदेश देते हैं। और बाद में जब पता चलता है कि मोबाइल चोरी ही नहीं हुआ था, तब तो इंस्पेक्टर को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ व्यवस्था ने अपनी एक गलती को सुधारा। और दूसरा न्याय क्या है? दूसरा न्याय है रिस्टोरेटिव जस्टिस या सुधारात्मक न्याय। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना होता है। अच्छा। जज सिर्फ फैसला सुनाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करते। वो आदेश देते हैं कि अमन की पढ़ाई और सीमा के इलाज का पूरा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उठाएगा। हाँ, और वो साफ कहते हैं ये दया नहीं है, ये अधिकार है। वो उस जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे व्यवस्था ने और उनकी अपनी निजी गलती ने लगभग तबाह कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है। बिल्कुल। वो अपनी जज की कुर्सी से नीचे उतरते हैं, अमन के सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ये एक जज का नहीं, एक पिता का कदम था। और अमन का सवाल बहुत ही मासूम और सीधा है, आप सच में मेरे पापा हैं? और फिर? तो फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? इस सवाल का जवाब जज के पास कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक सच्ची स्वीकारोक्ति है। क्योंकि मैं कमजोर था और आज मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं। ये पछतावा का क्षण है। उनकी डायरी की एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। मैं एक दिन का अच्छा जज हो सकता था, लेकिन मुझे एक उम्र का अच्छा पिता बनना है। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, ये उनकी बाकी की जिंदगी का मकसद बन जाता है। और कहानी का अंत इसी नई शुरुआत को दिखाता है। अमन स्कूल जाने लगता है। हाँ, और वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। पहले दिन वो स्कूल बस में चढ़ने से हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि सड़कें उसके लिए अब तक सिर्फ काम करने और खतरे की जगह थी। लेकिन फिर वो बस में बैठ जाता है। वो सीखता है कि सड़कें सिर्फ काम की जगह नहीं होती, वो मंजिल तक जाने का रास्ता भी होती हैं। और वो स्कूल में एक निबंध लिखता है जिसका विषय होता है न्याय क्या होता है। और वो जो लिखता है वो बहुत गहरा है। वो लिखता है कि न्याय तब होता है जब कोई आपकी बात सुने और आपको पहले से अपराधी ना माने। और जब गलती करने वाला माफी नहीं, जिम्मेदारी ले।
एक 15 साल के बच्चे के लिए जिसने इतना कुछ झेला हो, न्याय की ये परिभाषा किसी भी कानून की किताब से बड़ी है। बहुत बड़ी, क्योंकि उसने दोनों तरह का अन्याय झेला था, एक व्यवस्था का अन्याय और एक व्यक्तिगत अन्याय। और अंत में उसे दोनों तरह का न्याय मिलता भी है। एक जज से जो व्यवस्था की गलती सुधारता है और एक पिता से जो अपनी गलती की जिम्मेदारी लेता है। तो ये कहानी एक झूठे आरोप से शुरू होकर एक टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने और एक व्यक्ति के अपनी गलतियों को सुधारने के सफर तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि कानून की किताबों के परे भी एक न्याय होता है जो सहानुभूति और जिम्मेदारी से जुड़ा है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी के अंत में एक लाइन है कि अमन सिर्फ बचा नहीं, वो देखा गया। He wasn't just saved, he was seen। हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे देखा, लेकिन सिर्फ एक स्टीरियोटाइप के तौर पर। जज ने पहले उसे केस फाइल के तौर पर देखा और फिर अचानक अपने बेटे के तौर पर। लेकिन शायद पहली बार किसी ने उसे सिर्फ अमन के तौर पर देखा और उसकी कहानी को सुना। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी व्यवस्थाओं और हमारे समाज में न्याय देने के लिए सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी है, या किसी इंसान की कहानी को सच में देखना और सुनना ज्यादा जरूरी है।